उस्मान बुजदार, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर मलीर में फार्म हाउसेज डिमोलेशन ऑपरेशन स्टार्ट किया है। डिमोलेशन ऑफ हनीम आदिल शेख, डिमोलेशन ऑफ पीटीआई। कल यूके की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। शहबाज शरीफ डेली मेल पर हत्या इज्जत का केस जीत गए, अभी तो पेड़ ही नहीं लगा तो ये जीत कहाँ से गए। शहजाद अकबर साहब ये स्टोरी लिखवाते हैं, अब ये जाके लंदन से उसके ऊपर मोहर लगवा के आ जाएंगे। जहाँ से ये स्टोरी जन्म लेती है वो वजीर आजम हाउस में ये बैठा कुर्सी पे सिलेक्टेड वजीर आजम और डेविड रोज की मीटिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। लाहौर में खोखर पैलेस गिरा था तो वजीर आजम ने वजीर आला उस्मान बुजदार को मुबारक दी थी और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन ने डेस्क बजाए थे। आज कराची में शेख फार्म हाउस गिरा है, लेकिन पीटीआई वालों ने वहां पर सड़क पर धरना दिया है। जब खोखर महल गिराया गया था तो मुस्लिम लीग नून कहती रही कि हमारे पास जेन्युइन पेपर्स हैं, हमने खरीदा है। और आज शेख फार्म गिरने के बाद फार्म हाउस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर्स हैं। पैलेस गिरने के बाद पीटीआई ने कहा था कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। आज सईद गनी भी कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट और रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्रवाई की है। लंदन की एक अदालत ने मियां शहबाज शरीफ की अपील पर डेली मेल अखबार की समाअत की और इब्तदाई फैसला दे दिया। मरियम नवाज साहिबा ने तंज किए और कहा कि बरतानिया के जज अजीब हैं जो गॉड फादर नामी फिल्म ही नहीं देखते, सिसिलियन माफिया को फॉलो नहीं करते। शहजाद अकबर साहब ने इधर तंज किया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले फैसले पढ़ते नहीं हैं, मिठाइयां खा लेते हैं और फिर पछताते हैं। बिलाखिर सदारती ऑर्डिनेंस आ गया। पीटीआई ने एक कमेटी के थ्रू कौमी असेंबली में तरमीम लाने की कोशिश की, फिर आज सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। किससे डर है, किस किस को फायदा होगा, ये हम सारे मौजूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा ने, पीटीआई की रुकनी कौमी असेंबली हैं। जनाब अली गौहर खान साहब नून लीग के रुकने कौमी असेंबली हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब एमकेएम पाकिस्तान के रुकने कौमी असेंबली हैं, साबिक वजीर हैं यहाँ मरकज में। और नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सब मेहमानों का शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप सीनियर हैं सबसे, ये पहले तरमीम अक्टूबर में असेंबली में जमा कराई थी पीटीआई ने, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है सदारती रेफरेंस भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। फिर उन्होंने तरमीम कौमी असेंबली में अभी जिसमें झगड़ा भी हुआ वो पेश की। ये तेजियां जो हैं, क्या आप लोगों से डर है, इत्तेहादियों से, या पीटीआई के कराची वाले एमपीए से डर है जो 31 के करीब हैं? ये तेजियां क्यों हैं? देखिए पराज साहब, बात यह है कि कल भी अभी आपने जैसे कहा कि 2 दिन पहले भी इसको वो किया गया जिसपे बड़ा हंगामा आ रहा है और वो बिल पास नहीं हो सका। अब उसके बाद आज ही सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों से पता नहीं डर है। यानी हम तो साफ साफ ये बात कह दी है कि जी हम आपके अलाइस पार्टी हैं, मगर हमारे भी बहुत सारे तापुजात हैं जो इस शहर के लिए, जो मसाइल के लिए बातचीत की गई थी, अभी तक उस पर बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो अब डर किससे है ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत खुद जानती होगी, शायद उनके नॉलेज में होगा, जिस वजह से फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस पेश किया गया है। लेकिन आप तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये ऑर्डिनेंस मशरूत भी हुआ करता है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो फिर ये ऑर्डिनेंस इसका अतलाक हो जाएगा। पराज साहब, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। अब जाहिर बात है कि जो, और मैं तो लॉयर नहीं हूँ, हुकूमती लॉयर जो है उन्होंने बैठ के ऊपर जो उनके मुशीर हैं और इन्होंने बैठ के मशवरा दिया होगा कि इसको अब इस तरीके से वो कर दिया जाए। तो बहरहाल ये होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट से ही होता। अब सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो 3 महीने के बाद फिर उसके लिए सारी चीजें ये हो जाती हैं, मगर इसके ऊपर अब ये है कि बहुत सारी चीजें और सामने आ जाएंगी जिस तरीके से आ रही हैं। चलें देखते हैं इधर रुकिएगा। अली गौहर खान साहब,
ये सिर्फ पीटीआई के नाराज अरकान को या उनके वोट्स को दूसरी तरफ जाने से नहीं रोकता, बल्कि लेजिस्लेशन हो जाती या ऑर्डिनेंस आ गया तो ये आपके एमपीएस को भी रोकता है। आपके अपने जो पंजाब में आजकल लोटे बने फिरते हैं वो भी बाउंड हो गए, अपनी पार्टी को वोट देंगे। तो फायदा तो सबका है, सिर्फ पीटीआई का फायदा तो नहीं है अकेली का। देखिए, आपने बड़ा ही मतलब है कि रेलिवेंट मौजू पे क्वेश्चन किया है। गुजारिश ये है कि अगर ये इन्होंने तजवीज लानी थी तो उस वक्त क्यों नहीं लेकर आए पार्लियामान में और किसी पार्लिमानी कमेटी में या किसी भी रेलिवेंट फोरम पर, कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई अपोजिशन की तरफ से और इन्होंने 2018 की इलेक्शन की तारीख को दोहराते हुए, आपको पता है कि उधर भी अकलियत को अक्सरियत में बदला और अक्सरियत को अकलियत में बदला, और आपको पता है कि उस वक्त भी इन्होंने तरीके में तमाम जितने के अपोजिशन की वादे अक्सरियत थी, उसमें भी आपने देखा कि लोगों के दमीरों को खरीदा, लोगों के तो ये इकदाम तो अली गौहर खान साहब, ये जमीरों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए है ना, कि जिस पार्टी का जो एमपीए होगा वो अपनी पार्टी को वोट देने का पाबंद होगा। प्राचा साहब देखें, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी बात थोड़ी सी जरा मुकम्मल होने दें प्लीज। गुजारिश ये है कि आपने देखा कि ये जो इन्होंने आज से 1.5 पहले एक कमेटी बनाई थी, जिसके बाद इन्होंने अपोजिशन से कोई राब्ता नहीं किया, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है, जिसमें सिर्फ ये तो नहीं है कि आप सेनेट के जब इलेक्शन करवाएं तो तभी ये इकदाम किए जाए, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन और अदम एतमाद भी जो है वो भी शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए था, जिसमें और भी बहुत सारे हैं जो कि मतलब है शो ऑफ हैंड से नहीं हो रहा है इलेक्शन, उन तजावीज को भी रखा जाता। तो ये हर वो कदम उठाते हैं जो इनको सूट करता है, इधर रुकिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर वो कदम उठाते हैं जो सूट करता है। आलिया हमजा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस खुद ही लेके गई आपकी हुकूमत और उसका इंतजार नहीं किया वर्डिक्ट का, आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं आप लोग या अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि आप जो भी फैसला करें पहले हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू पराचा साहब। पराचा साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिकैप फ्रॉम द पास दे दूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसकी शिक नंबर 23 से लेकर एहसन इकबाल साहब इनके सीनियर लीडर हैं, उनकी स्टेटमेंट जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट 2015 की, सब में वो ये क्लेम करते हैं कि जी जब हम पावर में आएंगे या जब हमारे पास, इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी, तो हम शो ऑफ हैंड से सेनेट का इलेक्शन करेंगे। और जो मैं एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट को कोट करी हूं, ये मैं एन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद की स्टेटमेंट को कोट करी हूं। तो ये सब तो वैसे शो ऑफ हैंड के फेवर में थे। तो ये ऑल ऑफ अ सडन ये सारा हंगामा, ये जो शोर हुआ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। अब आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट पे दबाव। देखिए मेरी एक बात सुने, 11 फरवरी को आपके सेनेट के इलेक्शन का एक शेड्यूल आ जाना होता है, क्योंकि आपके जितने भी सेनेटर्स हैं वो उस वक्त रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद हुकूमत अगर चाहे भी और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे भी तो वो उस चीज को चेंज नहीं कर सकती, उस इलेक्शन एक्ट को। सो हमारा ये है कि इलेक्शन एक्ट का पहले से हम एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। और हम ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त ये सारी चीजें इसलिए भी सेकेंडरी हो जाती हैं कि आज अवाम ने इनका जो सही चेहरा है, जो असल मुनाफिक चेहरा है, वो अवाम ने देख लिया है। चलें, यानी 11 फरवरी से आप मशरूत कर रही हैं, आपने वादे कर दिया। मैं सिर्फ जी मैं आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपने एक नुक्ता तो क्लियर कर दिया। अगर अभी इसी नुक्ते पे रह जाएं कि 11 फरवरी की वजह से सदारती ऑर्डिनेंस आया, मैं फिर आपके पास आ जाता हूं। नादिर गबोल साहब, ये बलूचिस्तान में कोई दबाव महसूस कर रही है गवर्नमेंट या कराची में? आपके वाले साहब के हवाले से तो बड़ी खबरें हैं कि वो बड़े एक्टिव हैं कि ये रास्ता रोकने की कोशिश की गई है सदारती ऑर्डिनेंस लाकर। देखें, ये बेसिकली एक आईना है जिसके तहत पीटीआई और विफाक की बोखलाहट का आपको अंदाजा हो सकता है कि खुद जिस तरह आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया गया है और इनमें इतना सब्र नहीं था या इतना इनमें यकीन नहीं था
कि वो वेट कर लेते उस पे डिसीजन का। तो उन्होंने जल्दबाजी करके पहले ही उनको सिग्नल मिल गए थे कि उनके अपने जो एमपीएज हैं और उनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो डिफॉल्ट कर जाएंगे और अपने जमीर के तहत, देखें खरीद और फरोख्त की बात नहीं है यहाँ पे, इस वक्त जो इनके अपने इत्तेहादी हैं जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई और दीगर पार्टीज हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी जीते हैं और फिर उन्होंने सपोर्ट किया है हालांकि पीटीआई हुकूमत को, मगर इस वक्त क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, काफ लीग को तो सीट दे दी ना कामिल अली आगा साहब के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ इत्तेहादी हैं, हम आपको सेनेटर बनाते हैं पंजाब से। नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो उमरकोट का जो इलेक्शन हुआ है जिसमें अरबाब रहीम साहब को शिकस्त हुई और उन्होंने कितना ओपनली बोला कि इस शिकस्त का जिम्मेदार मैं इमरान खान को ठहराता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस है पीटीआई हुकूमत की वफाक में कि अरबाब रहीम साहब मजबूर हुए ये बोलने में कि पीपल्स पार्टी से हार की वजह इमरान खान साहब खुद है, क्योंकि हम वोटर्स को कुछ ऑफर ही नहीं कर सकते हैं। और ये सच है, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है। मैं बलूचिस्तान में मेरे दोस्त हैं एमपीएज हैं, वो भी बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा नाराज है, वहां पे भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। उसके अलावा केपीके में भी इश्यूज हैं, पंजाब में भी इश्यूज हैं। तो इमरान खान साहब को अगर इतना ही यकीन था अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि पाकिस्तान का बेहतरीन दौर आ चुका है, तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी होने देते। बहरहाल फिर तो उनका, आपकी बात से तो लगता है उनका डर जायज है। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वो क्या है कि हमने लाहौर से कराची तक दौड़ा दिए बिल्डोजर। जरा ये जो महल गिरे हैं, फार्म हाउस गिरे हैं, मैं इस एस्पेक्ट पे बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा, जब खोखर पैलेस लाहौर में गिरा था तो वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी थी। आज शेख फार्म हाउस गिराया है, दूसरे फार्म हाउस गिराए गए कराची में। क्या मुबारकबाद बनती है सिंध हुकूमत के लिए भी? मुराद अली शाह को मुबारकबाद देंगे? शौकत साहब, मैं पहले वाली अपनी बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि दो लोगों ने बात की थी, मुझे उस बात का जवाब दे लेने दे। एक तो इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन हारने की वजह, फिर तो पीटीआई 12 साल जो इनकी 12 साला हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी है उस पे तो इनको बिल्कुल एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। फिर इन्होंने ये रिलेट कर रहे हैं, मतलब बात हो रही है जमीरों की मंडी लगे जिस तरह का अदम एतमाद अपनी लीडरशिप पर उसका इजहार किया है, जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका करते रहे और हमें ये ऊपर से कहते रहे कि ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो चोर और डाकू हैं। तो इसलिए हमें डर नहीं है। इस वक्त जो सामने नजर आ रहे हैं वो पीएमएल-एन के एमपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। फिर आप आ जाए इस चीज के ऊपर, किसने देखा कि किस तरह से रस्सागीर, कब्जा माफिया, ये जिस तरह प्लॉटों पे कब्जे हैं, आप कोई उठा के देख लें। आप यहां पर खुरम दस्तगीर साहब का देख लें कि उनका पेट्रोल पंप देख लें, दानियाल अजीज साहब को देख लें, मायजा हमीद साहिबा को देख लें, आप चौधरी तनवीर साहब जो इनके सेनेटर हैं उनको देख लें, या खोकर बरादरान को देख लें। और फिर सबसे बड़ा सिंध हुकूमत एग्जैक्टली यही बात कर रही है। सिंध हुकूमत एग्जैक्टली यही बात कर रही है। मैं देखिए, मेरी एक बात सुने, हम 35 साल से हुकूमत में नहीं थे, हमने किसी को कब्जे नहीं करवाए, ना अभी भी सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है। द स्टोरी इज डिफरेंट हियर। यहां पर हर कब्जा माफिया, हर प्लॉट लेने वाले के पीछे नून लीग पाई जाती है। हमारी लीडरशिप कहीं पर जाकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, उन्होंने अपना मुकदमा लड़ना है। अगर ये इंतकामी कार्रवाई है वो भी अवाम के सामने आएगी। चले इधर रुकिएगा, ये इधर रुकिएगा, यानी वो मुकदमा अपना माफिया को सरपरस्ती दी गई। चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, सरपरस्ती दिया और आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं जाकर। मैं इधर से नून लीग की तरफ से ले लूं पॉइंट के वो कह रही है कि कब्जा ग्रुप है, 36 लोगों की लिस्ट भी दी है। तो कराची में पीटीआई के खिलाफ ये हुआ तो पीटीआई ने तो सड़कें ब्लॉक कर दी। आपसे तो वो बहादुर निकले अली गौहर खान साहब। देखें, गुजारिश ये है कि सबसे कब्जा माफिया तो इनका सरगुन्ना है जिसका नाम इमरान नियादी और वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है।
उसने अपना गैर कानूनी घर रेगुलराइज करवाया पाकिस्तान और लोगों की आपको वो तो पैसे दे के रेगुलराइज कर लिया ना, चलाए। फिर उसके बाद आप देख लें कि अभी कुछ दिन पहले जिस दिन खोखर पैलेस के ऊपर बुलडोजर चलवाए, इंतकामी कार्रवाइयों और इनके बुग़्ज़ और हसद का ये तकाजा है कि अलीम खान को आपको पता है कि उसने कब्जा किया जमीन पर और उसके ऊपर कत्ल का पर्चा भी, एक बंदा कत्ल हो गया और किसी मीडिया पर जो है वो खबर तक नहीं चलने दी। ये इतने चालाक और मक्कार लोग हैं। फिर अगर आप इनकी करप्शन का जिक्र करें तो मैं इस मोहतरमा को बताना चाहता हूं कि जो इमरान नियाजी की बहन है वो आप देखें उसकी सिलाई मशीन, ये सब पुरानी बातें हैं अली गौहर खान साहब, सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं अली गौहर खान साहब। ये करप्ट लोग जिन्हें बात करने की तमीज आर्ग्यूमेंट्स पे बात करें, ये पर्सनल मत हुआ करें। बात बताता हूँ, मैं आपको नई बात बताता हूँ। ये जो मोहतरमा इस वक्त आकर टीवी पर बैठी हुई है, इसने पीटीआई की औरतों की लिस्टें तब्दील की मखसूस सीटों के ऊपर। वो तो पीटीआई का अपना मसला है, किसी के जाती। मैं तो एक प्रिंसिपल की बात करूं। इधर रुकिएगा अली मोहम्मद खान साहब, मैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपकी तरफ। अली गौहर खान साहब प्लीज, ये जातियात नहीं, मैं तो एक इशू पे बात कर रहा हूं, आप प्लीज जरा होल्ड करें। मैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की ओपिनियन ले लूं। मैं कराची के वाकये की बात करना चाह रहा हूं। फार्म हाउस गिराए गए, पीटीआई कहते हैं, फिरदौस शमीम नकवी भी आए हुए थे, हलीम आदिल शेख भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि ज्यादती हुई है। सईद गनी साहब कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने ये काम किया है। आप तो कराची में बैठे हैं, कब्जे की शिकायत तो है ना, कराची में भी है, लाहौर में भी है, पूरे मुल्क में है। देखिए, मैं समझता हूं पराजा साहब, अगर कोई ऐसा मामला था तो इनको पहले पेपर्स देख लेनी चाहिए थी जब गिराने से पहले, चाहे वो कोई भी इंतकामी कार्रवाई जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये सरासर मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से लाहौर में हुआ और जिस तरीके से शेख साहब का इस फार्म हाउस को इस वक्त वो किया गया, मगर सारे चीज मकसद ये नहीं है। मकसद अगर आपने गलत कोई तामीरात किए, अगर आपने कोई गलत बनाया है, अगर कब्जा किया है, अब तो उसके ऊपर नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद आपके पास और उसके बाद कागजात देख के उसके बाद सारी चीजें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक दूसरे से ऊपर अगर इस तरीके के इंतकामी कार्रवाइयां जो है, ये सिलसिला जो है ना ये खत्म होना चाहिए। इससे लिए कि मैं समझता हूँ मुल्क को और मुल्क की जमहूरियत को नुकसान है। आपने लाहौर को भी लपेट लिया, आपने कराची को भी लपेट लिया, क्या ये दोनों एक जैसे वाकयात हैं? मैं पराज साहब, मैं वही यही कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास जमीन है, अगर आपने उसके ऊपर तामीरात की, जाहिर बात है तामीरात करने के ऊपर लाखों रुपए के ऊपर मकान तामीर होता है या फार्म हाउस बना रही है, जो भी है, मगर उसके बावजूद अगर उसके पास पेपर मौजूद है, अगर उनके पास कोई चीज कानूनी चीजें मौजूद है, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए थी। उसके बाद आप जाके फिर आपको ये कहने का मौका रहता कि ये गैर कानूनी तौर पे इसको कब्जा किया गया, ये जो भी किया गया, तो फिर आपके पास जवाब होता। अगर आप सुबह ही सुबह किसी को उठ के अगर किसी का मकान गिरा दे और पता लगा बाद में उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई पहले पेपर देखने चाहिए। इधर रुकिएगा जी। नादिर गबोल साहब, ये लाहौर की शिकायत थी, खोखर बरादरान भी यही कहते रहे। उन्होंने असेंबली में आके तहरीक इस्तेकाक पेश की और कहा कि हम तो 5वें बायर थे उसके। आज उधर कराची में भी यही बात आई कि हमारे पास तो ये पेपर्स हैं, हुकाम के सामने वो पेपर रखे गए। ये जल्दबाजियां क्यों हो रही हैं हर काम में, और स्पेशली घर गिराए जा रहे हैं, फार्म हाउस गिराए जा रहे हैं? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं हुई है। देखिए, इसमें ये जो एरिया है, ये पर्सनली इससे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्राइब है, मेरे जो गबोल कबीला है, ज्यादातर उनकी इधर आसपास ये गड्ढा पोंकर, ये पूरा जो एरिया है, अली मोहम्मद, ये मेरे एमके वाले भाई भी जानते होंगे, मेरी ट्राइब वहाँ पे काफी तादाद में बैठी हुई है। तो अली आदिल शेख साहब पहले जब काफ लीग में होते थे, उस वक्त काफ लीग में मिनिस्टर थे मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त इनका काफी इन्फ्लुएंस टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने काफी अपने पावर को यूज करके चीजें सही की थी। मगर देखिए, एक बेसिक मैटर है कि ये जमीन है 30 साल लीज की, तो इसकी लीज हो गई एक्सपायर,
अब एक्सपायर लीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको वो रिन्यू कर नहीं रहे और बहुत ज्यादा टाइम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। कोई ओवरनाइट यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ है। मुझे जाती तौर पे पता है कि ये जो फार्म हाउस था ये पूरा हलीम आदिल शेख साहब ने क्या किया था, इनमें प्लॉट्स बना के आगे फिर इन्होंने भेज दिए थे और तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से यहाँ पे बिजली नहीं दी जा रही थी क्योंकि इसका लीज एक्सपायर था। तो आप खुद मुझे बताएं कि एक जगह जहाँ पे बिजली फराम नहीं हो रही, जहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसकी लीज एक्सपायर पहले भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर आज क्यों एक्शन किया गया? अगर ये 10 साल में ये फार्म हाउस बने रहे, उस वक्त पेपर नहीं नजर आए। तो वो कहते हैं कि हमने इनफ टाइम नहीं दिया है, इनफ वार्निंग नहीं दी है, इनफ नोटिस नहीं दे। पर अगर काफी सालों से, मुझे जाती तौर पर पता है कि 8-10 सालों से ये इशू चल रहा है कि इसका लीज रिन्यू नहीं हो रहा और कोर्ट में भी ये मैटर पेंडिंग है। और ये तो हलीम आदिल शेख साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है, अपने एक दो उनके वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल कोर्ट में इशू गया है और कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो लीज है ये एक्सपायर हो गए और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इनको रिन्यू नहीं करें। तो आप कह रहे हैं कि लीज एक्सपायर हो गई है इसलिए एक्शन किया गया। अली मोहम्मद खान, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक ले लूंगा। परासा, मैं ये जो बात अभी इन्होंने कही है, गबूल ने बात कही है, मैं ये समझता हूं अगर लीज एक्सपायर हो गई है तो उसका मकसद ये नहीं है कि लीज एक्सपायर, तो ऐसे तो कराची के अंदर लीज बंद है अभी तक, जो है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मास्टर प्लान जो है ये सारी चीजें लीज बंद की हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप हो जाए तो उसको गिरा दिया जाए इस तरीके से। ही चले इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम तीसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे जो लंदन की एक अदालत में मियां शहबाज शरीफ ने हत्के इज्जत का दावा किया हुआ था और कल इब्तदाई फैसले में जज साहब ने लिखा कि जो अल्फाज उस खबर में इस्तेमाल किए गए उनके मुताबिक तो इज्जत पे हतक आता है। हुकूमत ये कहती है, पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि ये इब्तदाई समात शुरू हुई है, इब्तदाई फैसला है, अभी फैसला आया नहीं है। मुस्लिम लीग नून वैसे ही मिठाइयां खाने का इनको शौक है, पहले मिठाई खा लेते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्वीट में कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हम ये इशू अपने मेहमानों के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आलिया हमजा साहिबा, ये फैसला अभी मुकम्मल नहीं आया, इब्तदाई फैसला आया है और इब्तदाई रद्द-ए-अमल दोनों तरफ से बड़ा सख्त है। मरियम नवाज कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से धौंस धांधली से निकाल दिया गया, लेकिन लंदन की अदालत ने तो गॉड फादर ही नहीं फिल्म देखी। वो कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को साजिश से बाहर रखने वालों को धूल चाटनी पड़ी है। शर्म है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये सख्त रद्द अमल है। थैंक यू पराचा साहब। पराचा साहब, सबसे पहले तो जो ये बैठे हैं, मैं इनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि आई बेग इट प्लीज, झूठा और भगोड़ा हो और भरी अदालत में मैं किसी के जातियात पे नहीं आ रही, मैं नहीं आऊंगी। मेरा असल में ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है। और भगोड़ा और बड़ी अदालत में अवाम के सामने 6 हफ्ते की जमानत का झूठ बोलकर बाहर चला जाए, उनके लोगों का इखलाकी कदम यही होगा कि वो अली गौहर खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी, देखिए मेरी एक बात सुने। अली गौहर खान, मैं आपकी तरफ आता हूं, प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपकी तरफ आता हूं। ऑलरेडी पराचा साहब, मैं यहाँ पर अपने अली गौहर खान, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपको टाइम दूंगा, आपकी बारी पे, आप अपनी बारी पे बात करें। जी मैडम जी। और इनको मैं इनके लिए बता दूं, देखिए मैंने सिर्फ इसलिए कोट किया था कि इनकी जो तरबियत है, इनकी पार्टी की तरबियत यही की गई है कि जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स ना हो तो आप पर्सनल अटैक्स पर आए। हमारी ये तरबियत नहीं है, हम लॉजिक से, फैक्ट से जवाब देते हैं। इनके पास डिफेमेशन का नोटिस ऑलरेडी पहुंच चुका है, पहले ही उसका जवाब दे दीजिएगा जो ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब आ जाए इस पर्टिकुलर केस के ऊपर, डेली मेल के ऊपर। जी जी पराचा साहब, इनसे क्या मुझे बात कर लेने दें। बोले प्लीज। जीआईटी रिपोर्ट का फैसला आया, इन्होंने मिठाइयां बांटी, इन्होंने भगड़े डाले, कहा नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। हमने कुछ नहीं कहा, सबने देख लिया कि बाद में किस तरह से इन्होंने मिठाइयों की उल्टियां की। उसके बाद अभी ब्रॉडशीट का फैसला आया, मरियम बीबी ने क्या कहा? मरियम बीबी ने कहा माशाअल्लाह नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गए।
क्या जवाब आया उसका? आखिर में वही उसको फ्रॉड शीट कहने लगी और जस्टिस अजमत सईद पर उंगलियां उठाने लगी। इसी तरह डेली मेल की अभी इब्तदाई समाअत हुई है और जज साहब ने यह कहा है कि डेली मेल वालों को एविडेंस देने पड़ेंगे इस सारी चीज के ऊपर। अभी अगर ये बातें करते हैं तो इनका ना ये पढ़ते हैं, ना इनको कोई अकल समझ है, ना इनकी कोई इख्लाकियात है। कब्जा ग्रुप को ये सपोर्ट करते हैं। आपका नुक्ता आ गया। देखिए मेरी एक बात सुने, अवाम को इनके चेहरे नजर आने चाहिए और दोबारा मैं इनसे कहूंगी कोई इंग्लिश का ट्यूटर हायर कर ले। चले इधर रुकिएगा। अली गौहर खान साहब, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और खत्म हुई, उन पर ताहयात पाबंदी लगी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, फिर क्यों मरियम नवाज कहती हैं कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे? प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब जिस बंदे ने इनको सादिक डेट दिया था और वो जो पापा रहते थे वो आपको सही नजर आते हैं, जो कहते थे कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद भी डैम के ऊपर बैठ जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब वो सादिक और अमीन है, और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जिनको बैनुल अक़वामी अदालतें भी ब्रॉड शीट पे, आज भी मैं कहता हूं कि ब्रॉड शीट पर इनके शहजाद अकबर साहब जो है वो किक बैक्स मांगते रहे हैं, और उसके अलावा भी 2 लोगों के नाम आए हैं। इनको आईना देखना चाहिए और इनको वाकई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आज जो उस अदालत ने हक़-ए इज्जत में अपनी जजमेंट दी है वो आप इंग्लिश के ट्यूटर आप रखें और उस फैसले को आंखें भी खुली रख के और कान भी खुले रख के सुने और पढ़े। और उन्होंने कह दिया है कि मियां नवाज शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म के इल्जाम जो है वो साबित नहीं होते। उस अखबार ने इमरान न्याजी के साथ गठजोड़ करके इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो गलत खबर छापी और उनकी इज्जत पर हरफ आया। ये फ्रॉड और ये मकारियां जो है ये सिर्फ आप सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं। अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को भगौड़ा कहते हैं तो उस परवेज मुशर्रफ जो कि आपके सियासी जद्दे अमजद हैं और जिनके काफ लीग के लोग आज भी इम्तियाज शेख जैसे और उस जैसे सैकड़ों लोग, जिस परवेज लाई को आप डाकू कहते थे, आज वो आपके स्पीकर है। इम्तियाज शेख को आपने ऑपोजिशन लीडर बनाया है जो कब्जा माफिया का सरगुना है। आज पीपल्स पार्टी से आए हुए लोग, आज परवेज मुशर्रफ के आए हुए लोग, तमाम लोग उसमें आप आसिम जिसको पूरा पाकिस्तान और बैर अक़वामी लोग के तौर पर भी जानते हैं, आसिम बाजवा का नाम लेते हुए तो आपकी जुबान जलती है मोहतरमा, आपकी पार्टी की जुबान जलती। आपके चले आपका आर्गुमेंट आ गया। अली गौहर खान साहब, आप अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए, आप वोट चुरा कर आए। चले आपका नुक्ता आ गया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, ये इब्तदाई केस है, इब्तदाई फैसला आया, लेकिन तंज सारे वो जस्टिस निसार, साकिब निसार का नाम भी आ गया, गॉडफादर का नाम भी आ गया, तो क्या ये तंज ही चलते रहेंगे? फैसले तो लंदन की अदालत ने करने हैं, अब बेहतर नहीं है कि उसका फैसला अभी इंतजार किया जाए, हेयरिंग मुकम्मल हो जाए? जिस साइड के हक में भी फैसला, एक सब जुडिस केस है, उसमें हमारी सियासत इतनी चमक रही है। पराचा साहब, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब ये अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी से चीखो पुकार शुरू हो गई है। और अभी और आपने बात सही कही कि ये लंदन की अदालत है, वहां पे तमाम चीजें आने के बाद अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो उसके बाद फिर चाहे मिठाइयां खाएं या भंगड़े डालें वो आपका। मगर बात ये, गॉडफादर तो सारे यहाँ मौजूद हैं। अब जहां से लूट के सारे गॉडफादरों ने यहाँ से जिस तरीके से आप देखें, गॉडफादर भी एक माफिया के ऊपर सारी है ना सारी चीजें, तो वो तो यहाँ माफिया चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून हो, इन लोगों ने तो ये सारा करने के बाद खुद तो बाहर बैठे हुए। अब उस चीज का पूरा मुकम्मल फैसला आ जाए तो उसके बाद फिर हम ये कुछ कहें कि अगर अभी शुरू, जैसे आपने पहले बात कही कि ब्रेडशीट के ऊपर मिठाइयां भी बांट दी गई, उसके ऊपर ये सारी चीजें हुई, अभी पूरा जब तक के मुकम्मल इसका फैसला ना आ जाए, और मैं समझता हूं कि वहां की अदालतें जो हैं उस पर फिर आपको कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि ये गलत है या उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अगर कोई अदालत फैसला कर दे तो हम तमाम सियासी पार्टियां अपना मौक़िफ़ देना शुरू कर देती हैं, उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। अभी पूरा फैसला आने दें, पूरा फैसला आने दें,
पूरा फैसला आने दें, इधर रुकिएगा, पूरा फैसला आने दें। नादिर कबूल साहब, डेविड रोज के वकील तो ये कह रहे हैं कि इसमें मफरूदे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, लेकिन अभी फैसला नहीं आया। पाकिस्तान में भी जाली अकाउंट्स के हवाले से यहां भी खबरें रोजाना लगवाई गई कि अरबों रुपए जो है वो फेक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, और अब तो और मीनिंगफुल बातें की जा रही हैं, मानी खेज इशारे दिए जा रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब की जमानत हो रही है। ये क्या बातें हैं? कि बात है ये, इमरान खान साहब के पास कुछ और तो है नहीं दिखाने को कि उन्होंने अगर कोई परफॉर्मेंस या आवाम को रिलीफ दिया हो, तो इसलिए वो एक विच हंट उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिस विच हंट के तहत वो सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं अपोजिशन की पार्टीज का, और उसमें भी नुकसान आवाम का हो रहा है क्योंकि आवाम के पैसे जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि 1 रुपया इमरान खान ने रिकवर किया नहीं है, और कितने पैसे उन्होंने ब्रॉडशीट केस में ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर भेज दिए। एक जगह वो कह रहे थे कि मैं डॉलर और पाउंड पाकिस्तान में रैकेट के रेट पे आएंगे, पर ऑन द अदर हैंड वो तो रैकेट के तौर पे पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं डॉलर और पाउंड। तो आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं रही, आवाम को पता चल गया है कि इमरान खान साहब जो है वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आवाम ये कह रही है कि भाई हमें नहीं परवाह कि जरदारी साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। एटलीस्ट जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ तो बेहतरी थी, कुछ तो इस्तेकाम था, कुछ स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान की माशी हालात के अंदर। अभी तो रोज सुबह आवाम उठती है, कभी 10 रुपए इंक्रीज हो जाता है पेट्रोल के प्राइसेस, कभी 50 रुपए इंक्रीज हो जाते हैं अंडे के प्राइसेस। आवाम इस वक्त खुद बहुत ज्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कुछ भी आवाम को अपने रिमेनिंग टर्म में कोई रिलीफ दे सकेंगे। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि इल्जाम तराशी बस छोड़ दें, और अगर कोर्ट कोई फैसला करती है तो उसका बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। मीडिया ट्रायल और अपने शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोगों को सामने ला के सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। फैसलों का इंतजार किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब, आलिया हमजा साहिबा, अली गौहर खान साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। फैसलों का बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर माहौल इतना गर्म कर दिया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि असल फैसला क्या था। यह सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी ये असूल लागू होना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।